नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और आप सभी दर्शकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तेलंगाना के सिकंदराबाद में पीएम मोदी की विशाल जनसभा। बीआरएस और कांग्रेस पर दलित विरोधी होने का लगाया आरोप। नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा भरे सदन में निर्लज्जता के साथ जीतन राम मांझी का उन्होंने किया अपमान। भाजपा ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र। लाडली बहनों को पक्का मकान और सस्ते गैस सिलेंडर का वादा। राज्य में चुनाव प्रचार ने भी पकड़ी रफ्तार। अमित शाह की कई चुनावी सभाएं। कमलनाथ ने भी किया चुनाव प्रचार। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री समेत कई नेताओं ने थामा भाजपा का दामन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जयपुर की रैली में कांग्रेस पर जोरदार हमला। अशोक गहलोत का पलटवार। राजस्थान के दौसा में रक्षक ही बना भक्षक। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के मामले पर भाजपा आक्रामक। वारदात को बताया कांग्रेस के कुशासन का नतीजा। कहा राज्य की महिलाएं और बच्चियां नहीं है सुरक्षित। आरोपी एएसआई बर्खास्त। रामनगरी के मनोरम दीपोत्सव में बिखरा कला, संस्कृति और आध्यात्म का रंग। 22 लाख से भी अधिक दियों से जगमग हुई अयोध्या। बना विश्व रिकॉर्ड। लेजर शो में दिखाई गई रामलीला। सरयू नदी के घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने की आरती। बारिश से मिली थोड़ी राहत के बाद शनिवार को फिर बिगड़ी दिल्ली की हवा। AQI खराब श्रेणी में हुआ दर्ज। भाजपा ने बोला हमला। कहा पराली जलाने से निपटने के लिए पंजाब को मिल चुके हैं 1700 करोड़ रुपए। फिर भी भगवंत मान सरकार रही है नाकाम। बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। लालू और तेजस्वी के सहयोगी अमित कात्याल को किया गया गिरफ्तार। पिछले 2 महीने से ईडी के सामने पेश होने से बच रहा था यह आरोपी। और क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। मिचेल मार्श ने खेली नाबाद 177 रन की पारी। कल अपने आखिरी लीग मैच में भारत और नीदरलैंड्स होंगे आमने सामने। और शुरुआत चुनावी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। जनसभा में समाज के हाशिए पर रह रहे लोग, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। मादिगा समुदाय के लोगों ने मंदा कृष्ण मादिगा के साथ सभा में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री की तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद ये दूसरी जनसभा थी। प्रधानमंत्री ने मादिगा समुदाय से किए गए राजनीतिक वादों पर खरा नहीं उतरने के लिए बीआरएस और केसीआर पर वार किए। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार की दलित बंधु योजना सिर्फ विधायकों के परिवार की योजना बनकर रह गई है। आंदोलन के दिनों में आपसे वादा किया गया था कि किसी दलित को ही तेलंगाना का पहला सीएम बनाया जाएगा। लेकिन राज्य के निर्माण के बाद हर दलित आकांक्षाओं को कुचलते हुए सीएम की कुर्सी पर केसीआर ने कब्जा कर लिया। बीआरएस ने दलितों को जमीन देने का भी वादा किया था।
क्या उन्होंने वादा पूरा किया? बीआरएस ने आपको दलित बंधु स्कीम के जरिए हजारों करोड़ रुपया देने की बात कही थी। क्या आपको इसका लाभ हुआ? सच्चाई यह है कि ये स्कीम बीआरएस विधायकों के रिश्तेदारों की स्कीम बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का एक ही उद्देश्य है, वंचितों को वरीयता, जबकि बीआरएस सहित कांग्रेस दलित विरोधी मानसिकता से ग्रसित है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक कांग्रेस ने विरोधी उनका किया है। वहीं हाल ही में इंडिया अलायंस के नेता नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक दलित नेता का अपमान किया है। अभी हमने 2 दिन पहले ही देखा है कि बिहार के 19 सीएम ने विधानसभा में सदन के फ्लोर पर एक और दलित नेता का, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम का अपमान किया है। वहां के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जो दलितों में भी अति दलित हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया है, उनको बिहार के सीएम ने बड़े सदन में बुरी तरह अपमानित किया। बहुत ही निर्लज्जता के साथ जीतन बाबू को ये जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। ये अहंकार की भावना, दलितों का अपमान करने की भावना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की पहचान है। और वहीं प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि भाजपा ही तेलंगाना में सामाजिक न्याय और विकास की गारंटी दे सकती है। उन्होंने बीआरएस के भ्रष्टाचार और आम आदमी के गठबंधन के साथ कांग्रेस के गठजोड़ पर भी करारा वार किया। भ्रष्टाचार के मामले में भी कांग्रेस और बीआरएस एक दूसरे से अलग नहीं है। भारत में सामान्य तौर पर अलग अलग राज्य विकास योजनाओं के लिए दूसरे राज्यों के साथ कोऑपरेशन करते हैं, लेकिन बीआरएस की सरकार ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपयों का शराब घोटाला कर दिया। ये लोग काम में नहीं, करप्शन में कोऑपरेशन करते हैं। और मैं तेलंगाना के लोगों को ये स्पष्ट तस्वीर भी देखने को कहूंगा। दिल्ली में कांग्रेस की कट्टर सहयोगी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर तेलंगाना की बीआरएस पार्टी कट्टर भ्रष्टाचार करती है, और फिर यहां वही बीआरएस कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का ड्रामा कर रही है। तेलंगाना के लोगों को इस दोहरेपन से भी बहुत सावधान रहना है। और यहां रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अधूरी लगती है दिवाली, खुशियों के बिना, तोहफों के बिना। मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई, और उधर मदद की मुद्रा से किसी ने नए कारोबार का श्री गणेश कर लिया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस, तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार।
आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। संकल्प पत्र के इस प्रमुख संकल्प के साथ ही शनिवार को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी के 10 प्रमुख संकल्पों और गारंटी को शामिल किया गया है। साथ ही साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार भी लगातार जारी है। चुनावी राज्यों में राजनीतिक दल रैलियां, जनसंपर्क, रोड शो, घोषणा पत्र समेत दूसरे माध्यमों के सहारे जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश का खाका जनता के सामने रखा गया। घोषणा पत्र में अगले 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन देने, भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण, 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ 80 रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय आधुनिकीकरण, लाडली बहनों को आर्थिक मदद के साथ पक्का मकान, उज्ज्वला लाडली बहन योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, गेहूं और धान की एमएसपी पर बोनस की व्यवस्था समेत दूसरे बड़े वायदे किए गए हैं। राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है। स्वच्छता हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण बचाना हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता हो, पीएम आवास हो, स्वामित्व योजना हो, स्ट्रीट वेंडर की हमारी योजना हो, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना, कई योजनाओं में मध्य प्रदेश नंबर 1 है और नंबर 1 का ये सफर जारी रहेगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में राज्य में प्रचार किया। मनावर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मैं आशा करता हूं कि दीपावली के बाद देश भर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में सफाया हो जाएगा। इस बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ ने निवाड़ी में पार्टी के लिए प्रचार किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। आज प्रदेश की तस्वीर क्या है? हर बार परेशान है। यहां मैं आया देखता हूं ये उत्साह भरे नौजवान, और यही नौजवान हमारे प्रदेश का भविष्य, हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे। अगर आज के नौजवान का भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों द्वारा लगातार चुनावी रैलियां की जा रही हैं और इस सब के बीच बगावती नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इस बीच राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुनावी राज्यों में प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा, पूर्व विधायक अशोक तंवर, कांग्रेस के जयपुर से मौजूदा पार्षद राजू अग्रवाल समेत कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर के फागी में जनसभा को संबोधित कर राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला।
उन्होंने सूबे में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर अशोक गहलोत पर निशाना साधा। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। बड़े बड़े उसमें वो आते हैं विज्ञापन के अंदर वो याद दिलाते कि हमने कांग्रेस पार्टी ने आपको ये गारंटी दी है, पर मेरा मानना यह है कि उनकी गारंटी का मतलब ये है कि दुष्कर्म की घटनाओं की गारंटी हाँ है, कि दलित अत्याचार की गारंटी वो तो जरूर है, कि सांप्रदायिक दंगों की गारंटी वो भी हमने देखी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की भूखी भ्रष्ट सरकार है जो केवल और केवल राजनीति के लिए काम करती है। भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है और एक महादेव आए, महादेव जी आ गए हैं। लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए। उधर तेलंगाना में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर वोट बैंक के लिए धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को तेलंगाना विधानसभा के लिए अल्पसंख्यक घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के सालाना बजट को 4,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का वादा किया है। लगभग 1700 करोड़ रुपया पंजाब को पराली जलाने से रोकने के लिए दिया जा चुका है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे पंजाब में है चाहे दिल्ली में है, उन्हें पॉल्यूशन रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतदान का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने प्रचार को धार देने में जुटी हुई हैं। देखना यह है कि जनता इनमें से किसके वादे पर अधिक विश्वास करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जैसा कि हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताया कि तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीआरएस हो, तमाम पार्टियां जनता को लुभाने के लिए हर साल जो चुनावी साल होता है उसमें वो वादे करते हैं। उन वादों का क्या होता है जब वो चुनाव जीत जाते हैं? हमारा आज का विशेष यही है कि चुनावी पिटारा कौन किस पर भारी होता है। और ये एक दिलचस्प लड़ाई चलती है कि देखिए, हमने अपने संकल्प पत्र में या जो चुनावी घोषणा पत्र होते हैं उसमें हमने ये बातें कही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि चुनाव जब जीत जाती है जो पार्टियां, उसके बाद उन वादों का, उन दावों का क्या हश्र होता है। हम इस पर आज बातचीत करने वाले हैं और हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं राकेश त्रिपाठी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ अंशुल त्रिवेदी जी हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ एक तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी भी आपसे कुछ ही देर के बाद जुड़ने वाले हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत अंशुल जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। ये अभी आपने देखा भी बीजेपी की तरफ से जो लेटेस्ट ताज़ा मामला है जिस पर कि उन्होंने बयान दिया है तेलंगाना को लेकर, और आरोप ये लग रहा है कि आपने जिस तरह से तेलंगाना का जो घोषणा पत्र जारी किया है जिसे कि अल्पसंख्यक घोषणा पत्र कहा जा रहा है, और बीजेपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस घोषणा पत्र के जरिए आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, जहां तक कांग्रेस की बात है, आप जानते हैं कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं और सभी धर्मों को हमको साथ लेके चलना है। बात असल में ये है कि तेलंगाना में तो भाजपा कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक वो कहीं रेस में भी नहीं है। और नहीं अंशुल जी, सवाल ये बीजेपी का है कि आप इस घोषणा पत्र के जरिए क्या अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रहे हैं? सवाल मेरा ये। आप मुझे इंटरप्ट मत कीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं, है ना। तो जहां तक बात रही तेलंगाना की, तो तेलंगाना में तो भाजपा कहीं कंटेंडर ही नहीं है। और वहां पे हम जाके देखते हैं कि जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि मैं तेलंगाना में ओबीसी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा। अब जब आप यहाँ पे कहीं आप गेम में ही नहीं है, रेस में ही नहीं है, तो आप बोल रहे हैं कि आप ओबीसी सीएम बनाएंगे। अच्छा, यदि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वो ओबीसी सीएम बनाएंगे तो वो हिंदुओं को तोड़ना नहीं होता है, हिंदू समाज का विभाजन नहीं होता है। लेकिन जातिगत जनगणना की बात यदि विपक्ष करता है, जो कि राहुल गांधी जी लगातार कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि ये समाज को विभाजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इधर उधर की ध्यान भटकाने के बजाय ये बताएं कि क्या भाजपा जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं है। दूसरी बात, ये जो अल्पसंख्यक का मुद्दा है, ये भाजपा का मुद्दा है। हम तो गारंटीज पे चुनाव लड़ रहे हैं। तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो,
उस पर हम आज गारंटीज का जो एक मॉडल है उस पर हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाजपा को आज ये बताना होगा कि क्या वो 100 रुपए 100 यूनिट बिजली देगी, क्या वो किसानों का कर्जा माफ करेगी, क्या वो सिलेंडर सस्ते में देगी। क्योंकि भाजपा का तो यही मंशा रहती है कि किसी भी तरह हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ले आए और जनता के मुद्दों से ध्यान भटका दे। यही आरोप अंशुल जी बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पे और कांग्रेस के नेता होने के तौर पे आप बीजेपी पे लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लेकिन राकेश जी के पास मैं आ जाऊं। राकेश जी, जो अंशुल जी कह रहे हैं कि इस तरह की बातें, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपको और मेरे साथ बैठे हुए सभी को पैनलिस्टों को, देख रहे दर्शकों को, सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। और विशेष तौर पर गौरव के क्षण है कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय भारत ने फिर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर 22,23,000 दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फिर रिकॉर्ड दर्ज करने का काम किया है। आज जिस तरह से अयोध्या के दीपक से अयोध्या दमक रही है, आज भारत चमक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों के कारण आज गरीबों के घर रोशन हुए हैं। देश के 4 करोड़ लोगों को आज उनको जो पक्के मकान मिले हैं, इस कारण से आज कांग्रेस बौखलाई हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने आज अपना संकल्प पत्र, अपना घोषणा पत्र, अपना विजन डॉक्यूमेंट जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और इसके पीछे नरेंद्र मोदी की गारंटी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी लोगों के लिए एक भरोसे का प्रतीक है कि मोदी। लेकिन जैसे राकेश जी, कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी भी धर्म की राजनीति करती है। उन्होंने अभी कहा कि आप भी धर्म की राजनीति करते हैं, कितनी सच्चाई इन बातों में? मुझे लगता है कि राजनीति तो धर्म पूर्वक ही की जानी चाहिए, कभी भी अधर्म की राजनीति नहीं की जानी चाहिए, संविधान विरोधी राजनीति नहीं की जानी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि अंशुल जी की पार्टी संविधान विरोधी राजनीति करने चाहती है, जानबूझ करके मजहबी तुष्टीकरण करना चाहती है। मस्जिदों को भी फ्री लाइट की घोषणा 2018 में भी तेलंगाना में इन्होंने की थी। ये किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण लॉलीपॉप थमा करके कैसे लुभावनी बातें करके कैसे वोट हथियाए जा सके, कैसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा सके, कांग्रेस का लगातार ये प्रयास रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आज बैंक खाते खुलवा करके सामान्य लोगों में एक भरोसा बढ़ाया है कि इस देश के 54 करोड़ लोग ऐसे जिनके पास बैंक खाते नहीं थे, आज उनको बैंक खाते खोल करके एक नया वोट बैंक क्रिएट कर दिया है जो बैंक में सीधे जुड़ गया है। वरना राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपए केंद्र से चलते हैं और 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार की शर्मनाक स्वीकारोक्ति करे, ये देश कैसे बर्दाश्त कर सकता था? और आज हम दावे से कहते हैं कि 100 रुपए चला तो 100 रुपए का पूरा पैसा, एक पैसा भी कोई बिचौलिया कहीं खा नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की आज प्रामाणिकता है, विश्वसनीयता है। प्रफुल्ल जी, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं। हमारे सभी मेहमानों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जो मुद्दा यह है कि देखिए, हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर जो भी स्थानीय रीजनल पार्टीज हैं, चुनाव से पहले ठीक है वो जनता के बीच जाती हैं और कहती हैं कि हम ये वादे कर रहे हैं, हम ये दावे कर रहे हैं। लेकिन आंकड़े हमारे पास हैं जिसमें कि वो पार्टी जो सत्ता में आती है जीतने के बाद से, उनमें से बहुत सारे वादे वो पूरे नहीं कर पाती हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो? जी असीम, आपको भी सारे पैनलिस्ट को, सारे आपके माध्यम से सारे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बिल्कुल सही कहा, इसका कारण हमको ठीक से समझना पड़ेगा। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमने तो कुछ घोषणाएं की है जिसके आधार पर हम बिजली फ्री देंगे, ये फ्री देंगे। उसका इकोनॉमिक्स क्या है जी? दिक्कत क्या है? कोई भी पार्टी जब घोषणा करती है, जब मोदी भरोसे की बात बीजेपी कर रही है, तो उनके पास बोलने के लिए अभी समस्या क्या है? गहलोत जी ने भी कुछ चीजें ग्राउंड पर डिलीवर करने की कोशिश की है, लेकिन आप अभी हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, आप अभी कर्नाटक देख लीजिए, ये 2 राज्य है जहां पे कांग्रेस ने कुछ घोषणाएं की थी। या पंजाब का मॉडल देख लीजिए, जहां पे कुछ घोषणाएं ऐसी ही की गई थी। अब वो फ्री कहां से आएगा? कहीं ना कहीं से तो आएगा, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं से देना है। तो आपका जो फाइनेंशियल प्रूडेंस है, उस राज्य का जो एक वित्तीय बजट है, उसका कहां से आने वाला है और कहां से जाने वाला है,
उसका जब तक आप खाका खींचकर नहीं बताते तब तक ये चुनावी घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो सर जब फिजिबल ही नहीं है, जब आप वादे कर रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं जो फिजिबल नहीं है, तो आप क्यों करते हैं? आपने तो इसके इकोनॉमिक्स की बात बताई, लेकिन इसमें जो पॉलिटिक्स घुसा हुआ है कि देखिए तेलंगाना में आप ठीक चुनाव से पहले आप एक धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए आप वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, जिसको लेकर कि बीजेपी हमलावर है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये कांग्रेस का मैं मानता हूं कि वैचारिक द्वंद्व है। गुजरात में जाती है तो वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर जाना चाहती है, मध्य प्रदेश में जाती है तो अलग तरीका होता है, उत्तर प्रदेश में जाती है तो वो कभी राम भक्त भी बन जाती है, फिर तमिलनाडु में अपने साथियों के साथ खड़ी रहेगी तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर सनातन का विरोध भी कर रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैं मानता हूं ये कांग्रेस बहुत दिनों से अपनी सेक्युलरिज्म की विचारधारा के द्वंद्व में जूझ रही है और उससे अभी भी वो निकल नहीं पा रही है और हर बार ऐसी घोषणाएं होती है। अभी कर्नाटक के भी एक नेता राजस्थान में प्रचार के लिए गए थे, वो भी कह रहे थे हमने 4% का रिजर्वेशन कर्नाटक में दिया था, उसको फिर से लाएंगे। तो इस तरह के जब संविधान जब किसी भी धर्म के मतपंथ के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं करता, और ऐसे में प्रफुल्ल सर की ये देखने वाली बात हुई कि जिस तरह के दावे और वादे हर पार्टी की तरफ से की जाती हैं, लेकिन जनता किनके वादों को आत्मसात करती है। और इस बार के चुनाव में भी जब नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे तब पता चलेगा कि किनके वादे किनके दावे लोगों ने। अंशुल जी, चूंकि समय की कमी है, बहुत सारे और भी खबरें हमें दिखाने दर्शकों को, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय है आज, आगे फिर कभी इस मुद्दे पर चर्चा होगी। राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अंशुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्रफुल्ल सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस विशेष चर्चा में बढ़ेंगे और यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अधूरी लगती है दिवाली खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। कहीं किसी जरूरतमंद को मुफ्त इलाज का वरदान मिल गया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर राजस्थान से है, जहां के दौसा जिले में एक सब इंस्पेक्टर पर 4 साल की बच्ची से रेप का आरोप लगा है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पुलिस सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया और अब उसे बर्खास्त कर दिया गया है। घटना के बाद से काफी हंगामा मचा हुआ है और लोगों में बहुत गुस्सा है। इस बीच बीजेपी का कहना है कि अशोक गहलोत सरकार की अक्षमता के कारण निरंकुश हो चुकी पुलिस चुनाव जैसे संवेदनशील मौके पर भी अत्याचार करने से बाज नहीं आ रही है। राजस्थान में महिलाओं और बच्चियों के साथ बढ़ता अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दौसा से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि मामले का आरोपी एक सब इंस्पेक्टर है। हालांकि 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले इस एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवादी के द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद एडिशनल एसपी सिकाऊ जो हैं वो उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। तफ्तीश की सारी प्रक्रिया फॉलो की जा रही है। दुष्कर्म की घटना को लेकर भाजपा गहलोत सरकार पर हमलावर है। भाजपा सवाल उठा रही है कि आखिर गहलोत सरकार में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रियंका गांधी को घेरते हुए कहा कि क्या वो सिर्फ राजनीतिक पर्यटन पर राजस्थान जाती हैं या उन्हें राज्य की महिलाओं की पीड़ा से भी कोई सरोकार है। बर्बरता पूर्वक बलात्कार करता है और ऐसा घिनौना हैवानियत भरा कृत्य करता है और इस पर राजस्थान की सरकार तुरंत कार्रवाई करने के बदले, जैसे कि उनका आमतौर पर रवैया रहता है,
अपराधी बचाव में लग जाती है। राजस्थान की सड़कों पर तो महिलाएं पूछती है प्रियंका वाड्रा जी से कि लड़की हूं, महिला हूं, तो क्या बच सकती हूं? उधर कांग्रेस आरोपी की गिरफ्तारी का हवाला देकर राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध से पल्ला झाड़ने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। महिलाओं पर अत्याचार कहीं भी होता है वो शर्मनाक है, वो निंदनीय है। हालांकि राजस्थान में कार्रवाई होती है, जो अपराधी हैं, जो गुनहगार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। भाजपा का आरोप है कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने राजस्थान को जो कुशासन दिया है उसी का नतीजा है कि यहाँ बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं राष्ट्रीय बाल सुरक्षा एवं अधिकार आयोग ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। राजस्थान के अंदर ये लगातार हो रहा है, हर रोज हो रहा है ऐसी घिनौनी हरकतें। 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है राजस्थान के अंदर, और ये माहौल जो बनाया गया है जिसके अंदर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के विधायकों के पीए इन्वॉल्व होते हैं, विधायकों के या मंत्रियों के परिवार वाले इन्वॉल्व होते हैं, तो नीचे जो लोग हैं वो क्या देखेंगे? ये जो कानून जो रक्षक हैं वो अपने ऊपर देखते हैं, साहब ये सब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें? ये माहौल बिगाड़ने की बात है। पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने रेप किया है, हमने इसका संज्ञान लिया है। हम इस मामले में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। ये रक्षक के भक्षक बनने का जो मामला है ये प्रदर्शित करता है कि सिस्टम कितना इनसेंसिटिव है। उधर 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत के बाद सैकड़ों की तादाद में गुस्साए ग्रामीण वासियों ने राहुवास थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि ये 4 साल की बच्ची खेलने के लिए बाहर गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी सब इंस्पेक्टर ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात दीपोत्सव की। दीपावली का उत्सव पूरे देश में शुरू हो चुका है। अयोध्या नगरी दीपोत्सव से जगमगा रही है। दीपावली के मौके पर पूरे शहर को शानदार तरीके से सजाया गया है। दीपावली को लेकर बाजारों में भी जबरदस्त रौनक है। बाजारों को आकर्षक रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त रोशनी के त्योहार दीपावली की धूम मची हुई है। दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है। देश भर में आज छोटी दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है। राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव से जगमगा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्वागत और अभिनंदन के लिए जलाए गए दियों से एक विश्व कीर्तिमान भी बन गया। यहाँ 22 लाख से अधिक दिए जलाए गए, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, दिवाली के मौके पर दीपोत्सव की दिव्यता और उसकी भव्यता को बढ़ाने के क्रम में म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से नव्य अयोध्या जी की मनमोहक झलकियां आकर्षण का केंद्र हैं, जिसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल ग्रीन फायर क्रैकर शो आदि शामिल हैं। अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव 2023 के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 500 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए अयोध्या में प्रभु राम के राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जहां दीपोत्सव से रोशन है, वहीं दूसरी ओर भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित सैंड आर्ट भी तैयार की गई है। सैंड आर्टिस्ट रुपेश सिंह ने भगवान श्री राम की भव्य कलाकृति को
सैंड आर्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया है। उधर अयोध्या में दीपोत्सव समारोह के दौरान शोभा यात्रा भी निकाली गई। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दीपोत्सव के मौके पर निकाली गई इस शोभा यात्रा में उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों के लोक नृत्य की झलक भी दिखाई दी। प्रसिद्ध 4 धाम में शुमार श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर को भी दीपावली से पहले कई क्विंटल रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। फूलों के श्रृंगार से दोनों धामों की खूबसूरती और बढ़ गई है। वहीं बाजारों में दीपावली पर्व को लेकर खूब रौनक है। रंग बिरंगे बल्बों, फूलों और कलरफुल झालरों से बाजार गुलजार हैं। ये सभी चीजें ग्राहकों की पसंद बनी हुई हैं। दुकानों में जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। बाजारों में ज्वेलरी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में ग्राहकों की खास तौर पर भीड़ है। लोग जमकर खरीदारी करने में मसरूफ हैं। सुबह से तमाम दुकानों में रौनक देखने को मिल रही है। त्योहार का उत्सव और बाजारों की रौनक देखकर हर किसी के चेहरे पर खुशी है। जहाँ से जो अच्छी चीजें मिलेगी एक रीजनेबल रेट पे, जो हम कस्टमर को भी रीजनेबल रेट पे दे सके, वो हिसाब से खरीदारी करके मंगवाते हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर्स का और डेकोरेटिव आइटम का क्रेज बड़ा है। लोग जो घर में बैठे रहे थे उनको फील हुआ है कि नहीं, कि बोले कि हम अपना घर अच्छे से सुंदर से डेकोरेट करके रखें, तो वो हिसाब से ये मार्केट काफी ऊपर आया हुआ है। इसमें बढ़ोतरी भी हुई है, भाव रेट के अंदर भी बढ़ोतरी भी हुई है। दीपावली का त्योहार मिठाइयों के बिना अधूरा है। बाजार में तरह तरह की मिठाइयाँ दिखाई दे रही हैं। दुकानों में विशेष तरह की मिठाइयाँ बनाई गई हैं, जिससे बड़ी संख्या में ग्राहक आकर्षित हो रहे हैं। दीपावली का पर्व हर घर में खुशियों की सौगात लाता है और इस दिन हर घर में भगवान गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस त्योहार को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दीपोत्सव की धूम पूरे देश में और खासकर अयोध्या में आपने इस रिपोर्ट को देखा। बढ़ेंगे आगे और कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अधूरी लगती है दिवाली, खुशियों के बिना, तोहफों के बिना। मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। और उधर मदद की मुद्रा से किसी ने नए कारोबार का श्री गणेश कर लिया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस, तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुक्रवार को हुई बारिश के कारण मामूली सुधार के बावजूद शनिवार को दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता, जो क्वालिटी थी, वो एक बार फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शनिवार को दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ, हालांकि ये अभी भी खराब श्रेणी में बनी हुई है। बारिश से मिली थोड़ी राहत के बाद शनिवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता में फिर से वही गिरावट लौट आई। शुक्रवार को बारिश की वजह से वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखा गया था, लेकिन शनिवार को यह खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शनिवार सुबह आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 282 और ITO में 263 दर्ज किया गया। दिल्ली में प्रदूषण की आफत के बीच केजरीवाल सरकार के ढुलमुल रवैये पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाए जाने से लोग निराश हैं। जरा सी बारिश होते ही दिल्ली सरकार ने ऑड इवन योजना भी वापस ले ली। दिल्ली की हवा में घुलते इस जहर के पीछे पंजाब में लगातार जल रही पराली को बड़ी वजह माना जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली NCR में मचे हाहाकार के बावजूद पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं धड़ल्ले से जारी हैं। इससे निकला धुआं दिल्ली का दम घोट रहा है। जो पराली जल रही है उसका भी
बहुत ही प्रभाव था। अगर आप सफ़र का डेटा देखें तो दिखाता है कि 25 से 30% तक पराली का असर था दिल्ली के हवा पर। पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश के लिए केंद्र सरकार ने कई राज्यों में फ्लाइंग स्क्वाड्स की तैनाती की है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने पराली जलाए जाने की चुनौती पर सफलतापूर्वक अंकुश लगाया, जबकि पंजाब सरकार इसमें बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। भाजपा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को प्रदूषण रोकने में कोई दिलचस्पी है ही नहीं। लगभग 1700 करोड़ रुपया पंजाब को पराली जलाने से रोकने के लिए दिया जा चुका है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे पंजाब में है चाहे दिल्ली में है, उन्हें पॉल्यूशन रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट और लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल होने के बाद भी दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकारों के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। लोग हैरान हैं कि हालात के इतने खराब होने के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकारें आखिर क्यों नहीं जाग रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ेंगे आगे। वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बार्कलेज की हाल ही में आई रिपोर्ट में भविष्य के लिए भारत की सुनहरी तस्वीर पेश की गई है। रिपोर्ट की माने तो इसमें कहा गया है कि वैश्विक विकास में भारत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। एक मजबूत और भरोसेमंद भारतीय अर्थव्यवस्था की धाक वैश्विक मंच पर एक बार फिर से देखने को मिली है। वैश्विक वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी बार्कलेज की हाल ही में आई रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था न सिर्फ कोविड के बाद केंद्रित हुई है, बल्कि आने वाले 5 वर्षों में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था भी बनी रहने वाली है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक विकास में भारत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। रिपोर्ट की कुछ अहम बातों पर ध्यान दें तो इंडियाज ब्रेकआउट मोमेंट के नाम से छपी इस रिपोर्ट में कुल 8 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहली, एनहांस्ड मैक्रो स्टेबिलिटी शीर्षक के तहत इस बात को रेखांकित किया गया है कि वैश्विक संकटों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में एक व्यापक स्थिरता के साथ उभरी है। दूसरी, पॉलिसी फोकस पोस्ट कोविड शीर्षक के तहत इस बात को रेखांकित किया गया है कि कोविड के बाद की अर्थनीति में राजकोषीय स्थिति का प्रबंधन कर और उचित मौद्रिक सख्ती अपनाकर विकास की जगह आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दी गई है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी शीर्षक के तहत रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत आने वाले 5 वर्षों में 6 से 6.5% की ग्रोथ के साथ सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहने वाली है। इलेक्शंस शिफ्ट ट्रैजेक्टरी शीर्षक के तहत रिपोर्ट में इस बात का विश्वास जताया गया है कि आम चुनाव 2024 के बाद स्थिरता से समझौता किए बिना आर्थिक नीति को विकास के तीव्र पथ पर ले जाना है। क्लोजिंग गैप विद चाइना शीर्षक के तहत रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले 5 वर्षों में अगर भारत की विकास दर 8% के आसपास रहती है तो भारत वैश्विक विकास में अपना योगदान देने वाला चीन के साथ एक महत्वपूर्ण देश बन जाएगा। इकोनॉमिक प्री कंडीशंस शीर्षक के तहत रिपोर्ट में कहा गया है कि एक तीव्र विकास के रास्ते पर जाने के लिए भारत में भारी निवेश, बचत, अधिक उत्पादकता, मानव श्रम का अधिक उपयोग और अधिक निर्यात जैसे पहलों पर ध्यान देने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट पुश शीर्षक के तहत निवेश की बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि पूंजी दक्षता में सुधार और निजी क्षेत्र की मजबूत बैलेंस शीट से भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रहा है जहां अतिरिक्त निवेश से अधिक गति से रिटर्न मिलना चाहिए। और डेमोग्राफिक्स शीर्षक के तहत कहा गया है कि पूंजी के बेहतर इस्तेमाल के लिए भारत की जनसांख्यिकीय विकास एक महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत के विकास पथ पर आगे बढ़ने की दिशा में कौन कौन से जोखिम हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। मसलन अनिश्चित वैश्विक विकास, आर्थिक लोक लुभावनवाद में वृद्धि, नीति में जड़ता और अस्थिर पड़ोस। बार्कलेज ही नहीं बल्कि कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की तरफ से गाहे बगाहे इस बात की तस्दीक करती रही गई है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर तेजी से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था है और वैश्विक विकास में भारत आने वाले दशकों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब बात करेंगे वोकल फॉर लोकल की। पीएम मोदी की वोकल फॉर लोकल अपील के बाद इस पहल को देश भर के नागरिकों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस पहल ने त्योहारी सीजन के दौरान मेड इन इंडिया उत्पादों के लिए व्यापक समर्थन हासिल किया है, जिससे कि स्थानीय कारीगरों, इनोवेटर्स और उद्यमियों को प्रोत्साहन मिला है। कई जानी मानी हस्तियां भी इस अभियान की सराहना करते हुए इसे आगे बढ़ाने का आह्वान वो कर रही हैं। रोशनी का उत्सव मना रहा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस पहल को देश के कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। लोग अभियान से जुड़कर अपने आसपास के कारीगरों से उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं। कई जानी मानी हस्तियां भी इस अभियान की सराहना करते हुए इसे आगे बढ़ाने का आह्वान कर रही हैं। फिल्म और फैशन जगत से जुड़े लोग भी पीएम की पहल की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सोशल मीडिया एक्स पर श्री कानोडा कर्ण बधिर विद्यालय के बच्चों का एक दिल को छू लेने वाला वीडियो शेयर किया है। इसमें ये छात्र वोकल फॉर लोकल पहल में हिस्सा लेते देखे जा सकते हैं। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने भी एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की सुंदर पहल है। ये पहल बहुत से लोगों में खुशियां बांटने की वजह बनती है। मतलब अपने घर में मैंने दीप जब जलाया तो और कई घरों में दीप जला। बी वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट। हैप्पी दिवाली। अभिनेता वरुण शर्मा ने वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाते हुए खादी की खरीदारी का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने पीएम की पहल की तारीफ की। जब आप खादी का कुछ भी सामान खरीदते हैं तो खुशियां लाखों कारीगरों के घर तक पहुंचती हैं। इस दिवाली लेट्स गो वोकल फॉर लोकल। मशहूर फैशन डिजाइनर सुकेत धीन ने पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान की सराहना की। उन्होंने इसे स्थानीय कारीगरों और कलाकारों के लिए लाभकारी पहल बताया। वोकल फॉर लोकल पर हमेशा प्रधानमंत्री का जोर रहा है और वो हमेशा से यही कहते आए हैं कि आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दें। पहल को आप किस तरह से देखते हैं? जितना लोकलाइज्ड काम हो जाता है उतनी क्वालिटी बेटर हो जाती है। अगर आप देखें दुनिया के सबसे ज़्यादा मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स खाने के फ्रांस में हैं और फ्रांस के गांव-गांव में हैं। वो क्यों? क्योंकि फ्रेश प्रोड्यूस लोकल से आता है। वो पूरे जब वेस्ट वोकल फॉर लोकल हो गया और जहाँ से वोकल फॉर लोकल होना चाहिए था, जो धरती से ये कॉन्सेप्ट निकला है, हमारे को तो वो अपनाना ही चाहिए। वोकल फॉर लोकल। बन गए पकवान है, सज गई दुकान है। वोकल फॉर लोकल पहल आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे देश की आवाज है। देश पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान में दिल खोलकर शामिल हो रहा है। जारी है मधुबनी बनारसी को कल्याणी सुना रही है। मालाबार अम्रपाली कैरेट खरा खरा 24 कैरेट कंगन झुमके चेन। देखो टाइटन की रेंज, थोड़ा लेंस काट का फ्रेम। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऐसी इस बार हम दिवाली मनाते हैं, इंडिया को इंडिया के पास लेके आते हैं। अब की दिवाली बड़े दिल से मनाते हैं, इंडिया को इंडिया का तोहफा देके आते हैं। वोकल फॉर लोकल। बढ़ेंगे आगे। पूरे देश में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को समर्पित ये दिन उनके त्याग और समर्पण की भी याद दिलाता है। पीएम मोदी ने इस पहल की शुरुआत 2021 में की थी। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ संदेश दिया है, आइए सुनते हैं। 15 नवंबर को पूरा देश आदर, उत्साह और सम्मान के साथ भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। भगवान बिरसा मुंडा न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने उन सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समाज के बीच में जागरूकता फैलाई, आंदोलन किया और उत्प्रेरित करते हुए समस्त जनों को नेतृत्व किया। ऐसे ही देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे असंख्य जनजाति वीर जिन्होंने
अपने बलिदान के बल पर इतिहास बनाया, वैसे समस्त लोगों को 15 नवंबर को याद किया जाता है। उन सभी स्वतंत्र नायकों को, स्वतंत्र आंदोलनकारियों को, जिन्होंने अपने बलिदान के बल पर इतिहास लिखते हुए कीर्तिमान स्थापित किया है। साथियों, यह जनजातीय समुदाय के लिए बहुत सम्मान की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा के धरती से न केवल पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बल्कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब तक हम जनजाति क्षेत्रों और जनजाति समुदायों के विकास को सुनिश्चित नहीं करते हैं, तब तक यह यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी क्षेत्रों में, सभी पंचायतों तक पहुंचेगा। आम जन के बीच में वैसे सभी योजनाएं जिससे जनता लाभान्वित हो, उन योजनाओं को और उन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, यह इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। मुझे खुशी इस बात की है कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के लिए जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है और देशवासी इसे पूरे उत्साह से लगातार मना रहे हैं। मेरा एक बार फिर आपसे आग्रह है कि जनजातीय गौरव दिवस के दिन जनजातीय कला संस्कृति, राष्ट्र निर्माण में योगदान और जनजातीय विरासत का उत्सव के रूप में मनाएं। हम हैशटैग में जनजातीय गौरव दिवस के साथ अपने फ़ोटो, अपने वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करें। आप सबको जोहार। और अब बात करें क्रिकेट विश्व कप की, जिसके अपने आखिरी लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल के लिए अपनी तैयारी और भी मजबूत कर ली है। बांग्लादेश द्वारा मिले 307 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 44.4 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श ने नाबाद 177 रन बनाए। स्टीव स्मिथ ने नाबाद 63 रन की पारी खेली। डेविड वार्नर 53 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने 8 विकेट गंवाकर 306 रन बनाए थे। बांग्लादेश के लिए तौहीद हृदय ने सबसे सर्वाधिक 74 रन की पारी खेली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से शॉन एबॉट और एडम जाम्पा ने 2-2 विकेट लिए। वहीं मार्कस स्टोइनिस को 1 विकेट मिला। और कल के मैच की बात की जाए तो भारत और नीदरलैंड्स की टीम रविवार को बेंगलुरु में आमने सामने होगी। हम इस खबर को आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दूसरी अहम खबर आपको बता दें कि भारत के लिए एक और ऐतिहासिक पल उस वक्त आया जब पीएम मोदी के सहयोग और उनकी प्रेरणा से तैयार गाने अबंडेंस इन मिलेट्स को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। गाने को लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। गाने को ग्रैमी अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला है। इसे फालू और गौरव शाह के साथ मिलकर पीएम मोदी ने तैयार किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली हो। इस गाने में मिलेट्स फूड यानी कि बाजरे की खेती और अनाज के तौर पर इसकी उपयोगिता के बारे में बताई गई है। Flowing greens, golden sun, gentle rain, awaken and arise, looking for sunrise. Millet swaying all around, once lost now found, nourishing body and soul. It's time to make us whole.
मैच की बात की जाए तो भारत और नीदरलैंड्स की टीम रविवार को बेंगलुरु में आमने सामने होंगी। पहले ही सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी टीम इंडिया इस मैच को अपने नाम करते हुए जीत का सफर जारी रखना चाहेगी, तो वहीं नीदरलैंड्स की नजर जीत के साथ इस विश्व कप में अपने अभियान को खत्म करने पर होगी। आईसीसी विश्व कप में जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया रविवार को अपने आखिरी लीग मैच में नीदरलैंड से भिड़ेगी। ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में भारतीय टीम का सफर शानदार रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने अब तक खेले गए 8 के 8 मैचों में शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं इस विश्व कप में नीदरलैंड्स का सफर निराशाजनक रहा है। नीदरलैंड्स की टीम ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 2 मुकाबलों में ही जीत मिली है। ऐसे में ये टीम सेमीफाइनल की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। अगर नीदरलैंड्स की टीम अपने आखिरी मुकाबले में भारत को हरा देती है तो वो टॉप 8 में फिनिश कर सकेगी। ऐसे में उसकी नजर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने पर टिकी होगी। वनडे फॉर्मेट में दोनों टीमों के बीच प्रदर्शन पर नजर डालें तो ये दोनों टीमें अब तक 2 बार आमने सामने हुई हैं और दोनों बार जीत भारत को मिली है। लीग के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया अपनी लगातार जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए सेमीफाइनल में जाना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर नीदरलैंड्स की नजर अपने अभियान को जीत के साथ खत्म करने पर टिकी होगी। भारतीय टीम ने इस विश्व कप में सबका दिल जीता है। अब उम्मीद यही होगी कि बेंगलुरु के इस विकेट में राहुल द्रविड़ के पास एक सुनहरा मौका अपने बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का। वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड्स ने जरूर खेल से सबको खुश किया है, लेकिन क्या वो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खचाखच भरे दर्शकों के सामने उस तरह का उम्दा प्रदर्शन एक बार फिर मैदान पर ला पाएंगे कि नहीं, ये देखना रोचक होगा। कैमरा पर्सन एस जयशंकर के साथ अनिल थॉमस, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। तो दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना है, लेकिन चलने से पहले आपको दिखाते हैं देश की कुछ दूसरी अहम खबरें फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव के कथित सहयोगी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बाद लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कल कर्नाटक बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने गए बीएस येदियुरप्पा के बेटे और शिकारीपुरा विधायक बीवाई विजेंद्र ने कहा है कि वो राज्य में कांग्रेस शासन को बेनकाब करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मजा चखाने वाली है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम लंबे वक्त से अपनी ही पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान राम और हिंदुओं से दिक्कत है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि भगवान राम से नफरत करने वाले हिंदू नहीं हो सकते हैं। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आजम खान के रामपुर में स्थित दारुल आवाम दफ्तर को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही रामपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय को भी ताला लगा दिया गया है। रोडिस कंसल्टेंट्स के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजकुमार ने भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने और स्टार्टअप पारिस्थितिकीय तंत्र को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की सराहना की है। साथ ही उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में भारत की प्रगति के प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया है।